Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new unit stereochemistry part 1. This is a basic of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज है. जैसे हमें किसी चीज़ पर कमांड करने के लिए उसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए ये उसका बेस और उसकी लैंग्वेज कहलाती है. और ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा इनऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं, जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं. लेकिन आज जो हम पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है. तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक इस यूनिट का है आइसोमेरिज्म. तो मैं उसी पे डिस्कस करने वाला हूँ आइसोमेरिज्म. वैसे तो ये क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है और बाकी इससे रिलेटेड नेट आईआईटी जेई जेएम लेवल तक के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे इस स्टीरियो केमिस्ट्री में. नेट गेट आईआईटी जेई जेएम सब में इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बनते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो हम इसको बेसिकली जनरल वे में सभी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. तो आइसोमेरिज्म, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी known as isomer to each other and phenomena called isomerism. टू और मोर कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं. तो हमारी जो आइसोमेरिज्म होती है वो मेनली दो टाइप की होती है. मैं सभी को यहाँ पे एग्जाम्पल बता के आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम दो ही टाइप की, अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो हमारे दो ही टाइप की आइसोमेरिज्म होती है. पहली होती है स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और दूसरी होती है स्टीरियो या त्रिविम समावयवता. तो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, टू और मोर कंपाउंड हैविंग, एक लाइन की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं. क्योंकि ये दोनों के दोनों इसके अंडर आते हैं, तो ये दोनों के दोनों इसकी डेफिनेशन को तो फुलफिल करते ही होंगे, तभी हम उसके अंडर में डिस्कशन कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चरल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं. दूसरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है. कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, जो भी एटम या ग्रुप किसी भी एटम या ग्रुप से जुड़े होंगे, उनके ग्रुप या एटम्स के जुड़ने का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा, उनकी कनेक्टिविटी या उनके कनेक्शंस जो होंगे वो डिफरेंट होने वाले हैं, तो वो आपके स्ट्रक्चरल कहलाते हैं. और स्टीरियो में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम होती है, कनेक्शन भी सेम होते हैं, लेकिन 3D स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है. स्टीरियो का मतलब त्रिविम होता है, त्रिविम का मतलब 3D स्पेस में होता है, तो 3D स्पेस में जुड़ने का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है. तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं. अब हम एक एक करके इनको समझेंगे. एग्जाम्पल से मैं दोनों को समझा सकता था, बट हम जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सारे एग्जाम्पल वहीं कवर हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम पहले आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं. तो इसमें पहला आता है आपके पास चेन आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल का पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म. तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, श्रृंखला समावयवता कहते हैं. चेन आइसोमेरिज्म, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन चेन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट होता है चेन में. उनके स्ट्रक्चर की जो चेन होगी, स्ट्रक्चर में जो चेन होगी उसमें डिफरेंस होता है, वो आपके चेन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3. जैसे अगर हम इसे देखें तो ये हमारा ब्यूटेन है. अगर ये एल्केन का फॉर्मूला है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है. तो C4 4 2 8 + 2 C4H10. तो ये C4H10 हो गया. अब हमने क्या करा, इसको ग्रुप को यहाँ और यहाँ से एक H इसको लिया है. कार्बन की हम जानते हैं 4 वैलेंसी होती है, 4 ही रहने वाली है. तो CH3 यहाँ आ रहा है और इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं. तो इसका अगर मैं अरेंजमेंट देखूँ तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखाई देने वाला है कि ये CH2 को एक H मिला तो ये CH3 और ये CH3 आ गया. मतलब इसकी चेन में डिफरेंस हो गया. आप देखो ये क्या है, ब्यूटेन है और ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन है.
तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चेन में डिफरेंस हो गया, ये ब्यूटेन की प्रॉपर्टी देगा, ये 2 मिथाइल प्रोपेन की प्रॉपर्टीज देगा, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंस होगी। तो यही दोनों कंपाउंड दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी डिफरेंस है। यहाँ पे कनेक्शन सीधी चेन में था या साइड चेन में आ गया, तो कनेक्शन क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो इनकी डिफरेंट होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो इसी टाइप के इनको कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, इस तरीके के कोई फॉर्मूला दे देगा और आपको आइसोमर्स पूछ सकता है। वो क्वेश्चंस पे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हम एक एक करके समझा रहे हैं चेन। और हम बात कर रहे हैं चेन के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन नाम से ही क्लियर है, स्थान समावयवता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन साथ ही साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। 2 or more compound having same molecular formula but the position of double bond, triple bond or any functional group is different, known as positional isomer to each other and phenomenon called position isomerism. For example, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसे देखें तो इतना आपको आता है, ये ब्यूट 1ene है। तो हमने यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो 1 पोजीशन पर है, ये ब्यूट 1ene है, और मैंने इसका एक आइसोमर ये बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH। होप आपको ये पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, CH3। तो आप दूसरा वाला एग्जांपल को अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअली में ब्यूट 2ene है। तो ब्यूट 2ene क्या है, पोजीशन चेंज हो गई, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आ गई। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। वो सारे के सारे इस वाले को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। स्ट्रक्चर भी डिफरेंस है भाई, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसकी ब्यूट 1ene की प्रॉपर्टी देगा, ये इसकी अलग होगा। कनेक्टिविटी डिफरेंस है, यहाँ 1-2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2-3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये कनेक्शन या कनेक्टिविटी डिफरेंट है। अगर बाकी हम जानते हैं एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, तो C4H42 C4H8 होगा। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो आप, 3 2 5 6 7 1 8, और उसके लिए भी ऐसा ही है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन डिफरेंस है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो ये प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मूला बन गया है, ये 1 ऑल है, ये 2 ऑल है। तो पोजीशन डबल OH ग्रुप की पोजीशन 1 पोजीशन पे, ये OH ग्रुप की पोजीशन 2 पोजीशन पे। तो CnH2n+1 OH होता है जनरली C3H7O, C3H7OH या C3H8O होगा। ये देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, 3 4 5 6 7 8 और कार्बन के 3 है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप OH की, अब की बार OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। ये प्रोपेन 1 ऑल की प्रॉपर्टी देगा, ये प्रोपेन 2 ऑल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होनी ही होनी है। तो ये आपके पोजीशन वाले एग्जाम्पल हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरा आपके पास पोजीशन के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, तो 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिफरेंट हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, तो ऐसे वालों को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं या क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। क्रियात्मक समूह ही बदल जाए। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने ले लेता हूँ, C2H6O CH3CH2OH, एथेनॉल है, एल्कोहल है, जबकि इसे देखें तो CH3OCH3 ये ईथर है, डाई मिथाइल ईथर है। तो ये एथेनॉल है, ये डाई मिथाइल ईथर है या मिथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं। तो ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेंगे और ये ईथर की। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप नोन एज फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर एंड फिनोमिना कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल के ही अंदर 5 टाइप की होती हैं, चौथी पे हम बात कर रहे हैं मेटामेरिज्म की।
तो मेटामेरिज्म किसको कहते हैं? मेटामेरिज्म थोड़ा सा चेन की तरह है। मैं आपको इस एग्जांपल को, वहाँ पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज मुझे रब करके बताना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। मेटामेरिज्म किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन में डिफरेंस होगा। अब चेन में डिफरेंस होगा तो वो तो यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे कैसे चेन में डिफरेंस होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाद की कार्बन चेन में डिफरेंस होता है। मैं आपको शायद यहाँ पे क्लियरली दिख पाएगा, CH2 CH2 और CH3। तो अगर हम इसका नाम देखें तो ये 1 मिथॉक्सी, 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी प्रोपेन है ये। इसी से रिलेटेड इसी का मैं एक आइसोमर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो CH3 सिंगल बॉन्ड O, इस CH3 ग्रुप को मैं यहाँ लेना चाह रहा हूँ और इस H को यहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CH और इसको मिल जाएगा आपका CH3 और ये CH3 इस जगह पे आ जाएगा। तो अगर हम इसका नाम करें तो ये आपका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है। तो ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप चाहो तो देख लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के ही सेम आ रहे होंगे। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4 कार्बन के 4 है, H3 2 5 6 7 8 9 10, H10O। इसका भी देख लो, 3 3 6 3 9 1 10 H हो गए, 4 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन। तो ये दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपके पास क्या डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप के बाद की कार्बन चेन में डिफरेंस है। तो ऐसे वाले आपके क्या कहलाते हैं? ये दोनों एक दूसरे के मेटामर है और फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहते हैं। तो 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट इन द चेन after the functional group known as metamer to each other and phenomena called metamerism। एक लास्ट हम और बात करने वाले हैं टॉटोमेरिज्म की। चलाव्यवता हिंदी में कहते हैं इसको मध्याव्यवता कहते हैं हिंदी में। मेटामेरिज्म को इसको चलाव्यवता कह रहे हैं। टॉटोमेरिज्म चलाव्यवता, नाम से क्लियर है कि चलना है कुछ। आप पहले इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे मिटा करके आपके सामने आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं यहीं पे टॉटोमेरिज्म को क्लियर कर लेता हूँ। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है? तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है। इस आइसोमेरिज्म में दोनों ही कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल के होते हैं। दोनों ही जो भी कंपाउंड होंगे, दोनों आइसोमर एक ही मॉलिक्यूल के होते हैं, एक ही कंपाउंड के होते हैं, और वो दोनों हमेशा मूविंग स्थिति में होते हैं, मोबाइल स्थिति में होते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए उसे चलाव्यवता कह रहे हैं। चलते रहते हैं इसलिए उसे चलाव्यवता कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख देते हैं। देखो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन है। अब इस कीटोन वाले में आपने क्या करा? टॉटोमेरिज्म कराई। तो फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, अल्फा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट। तो CH3 COH और डबल बॉन्ड CH2। तो ये कीटो फॉर्म था, इसीलिए इसे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो कीटो फॉर्म कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड है ईन और OH ग्रुप भी है, तो इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसको, और टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? एक लाइन की अगर मैं बात करूं तो शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड को क्या कहते हैं आपका? ये वाली आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो इन दिस आइसोमेरिज्म बोथ 2 आइसोमर्स आर ऑफ अ सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के दोनों आइसोमर, एंड फाउंड इन मूविंग स्टेट, और इट इज़ अ डायनेमिक स्टेट। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है कि ये एक डायनेमिक स्टेट होती है क्योंकि मूव करती रहती है। और दैट फॉर्म इज कॉल्ड कीटो फॉर्म एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड ईन और OH के लिए ऑल। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म इज शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। तो होप आपको ये मैंने 5 टाइप स्ट्रक्चरल के अंदर आपको बताए, तो ये सारे ही क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं आपको इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम एक नए वाले टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड टाइप आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यूनिट का नाम भी हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है? 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ 3D स्पेस इज डिफरेंट, नोन एज स्टीरियो आइसोमर टू ईच अदर एंड फिनोमिनन कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन 3D स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंस होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी हम सीख लेंगे। और
इसमें हम ये इसकी स्टीरियो की डेफिनेशन होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम होगी। आपने भी पीछे जितने भी एग्जांपल देखे तो वहाँ पे क्या था, कनेक्टिविटी डिफरेंट थी, कनेक्शन अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो रहे थे एटम ग्रुप। यहाँ पे भी कनेक्टिविटी सेम रहती है, एक ही एटम से जुड़े रहेंगे, बस 3D स्पेस में जुड़े हुए अलग होंगे। तो कैसे होंगे आओ सीखें। तो ये दो टाइप की होती है, इसमें हम पहला टाइप बता रहे हैं आपको ऑप्टिकल, फिर हम ज्योमेट्रिकल। दो टाइप होती हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल। वहाँ 5 टाइप थे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। अभी हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आओ सीखें ऑप्टिकल क्या होता है। इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ और इंट्रोड्यूस कर दूं आपके सामने। एक होती है नॉर्मल लाइट, जैसे सनलाइट, जो लाइट चारों डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हुई मीडियम में आगे बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइट और प्लेन लाइट। जब इस लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो लाइट इससे पार होने के बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हुई आगे जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो जब साधारण प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्लेन लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए आगे जाते हैं, जिन्हें समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट रोटेशन टूवर्ड्स PPL, रोटेशन टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। लाइट को घुमाने का तरीका अलग अलग होता है 3D स्पेस में, या मतलब लाइट को घुमाने का तरीका अलग होता है, वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ये जो लाइट हमारी ये आ रही थी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हुई मीडियम में आगे बढ़ रही है, समतल ध्रुवित प्रकाश। इस लाइट पाथ के आगे हमें सपोज जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना है, वो कंपाउंड हमने इसके पाथ में रखा, रास्ते में रख दिया, तो ये कंपाउंड लाइट को या तो राइट साइड घुमा देता है या ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमा देता है। अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट घुमाता है तो इस कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और अगर ये लेफ्ट घुमाता है तो इस कंपाउंड को, इसको नहीं कह रहे, इसको कह रहे हैं लीवो रोटेटरी कहलाता है। इसको तब डी से या फिर लीवो रोटेटरी के लिए स्मॉल l से या माइनस से, और इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी से या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और तब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ कि जब हम कोई दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट घुमा रहा है और एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट घुमा रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर सपोज ये कंडीशन अलग है, जो अब कह रहा हूँ वो अलग है, पर बना के यही दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास लाइट पे ये कोई इफेक्ट ही ना करे, मतलब लाइट सीधी की सीधी निकल जाए, तो तब उस स्थिति में ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाता है। तब डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी का वैसे भी कोई मतलब नहीं रहने वाला है। अब मुझे तो काम या क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, तो डेफिनेशन तो हम यही कहते हैं, 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द रोटेशन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड इज डिफरेंट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का तरीका डिफरेंट होगा, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, प्रकाशिक समावयवी होंगे, और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो नेक्स्ट हम कॉपी में कैसे देखेंगे? ना तो मैं उसमें लाइट डाल सकता हूँ, ना घुमा सकता हूँ, ना फिरा सकता हूँ। तो इसके लिए कंडीशन मैं आपको बता दूँ कैसे चेक करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो बात बस इतनी सी है कि आपके पास दो ही शर्त आप समझो कि एक तो एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो पहली शर्त ये है किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कि एक तो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उसके जो भी मिरर इमेज होंगे वो नॉन सुपर इम्पोज होंगे। अब ये क्या बला है, इसे हम एक एक करके अभी सीखने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल जब हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी हम समझ पाएंगे, और उसी को ही हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। पेपर में कैसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी तो बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो नेक्स्ट,
एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, और आपको डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न होती है वो भी मैं दूर करता हूँ, या काफ़ी सारे टीचर्स भी उसे मतलब कुछ कन्फ्यूज़ करवा देते हैं या कुछ गलत बता देते हैं, तो मैं उसे सही करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऐसा मोस्ट ऑफ द टीचर्स हमसे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, बट कभी कभी हमने जब पढ़ा था तो वो गलत वे में था, तो मैं उसे थोड़ा सही करने की कोशिश करता हूँ। तो आओ सीखें। अब ये है आपका एक कंपाउंड, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन में बना है। इस रिप्रेजेंटेशन को भी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। पर आपके पास एक कार्बन है जिसपे एक CHO ग्रुप है, एक तरफ H है, OH है और CH2OH है। तो आप देखो तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रखी है। तो ऐसा कार्बन है ये अंडरस्टूड है कि यहाँ कार्बन है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है, ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। असममित कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है, उसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन तो है इस मॉलिक्यूल में। अब इसका अगर OH ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन से OH ग्रुप राइट होता है तो इसको D कहते हैं। आपको पता नहीं पर इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अदरवाइज हम सीधे D छोड़ देते हैं अगर हमें नाम पता नहीं होता, नहीं तो हम IUPAC वाला नाम यूज़ कर सकते थे। इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो L ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये आपका L ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब ये D हो गया, एक L ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। अब DL नोटेशन तो हो गया, DL डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो कई बार मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसे कहते हैं ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो रोटेटरी है। तो रोजोनफ नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर OH ग्रुप राइट होगा तो वो D है और लेफ्ट में होगा तो वो L है। इस कैपिटल D और इस कैपिटल L का इस डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी की घुमाने फिराने की कंडीशन से या ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई भी संबंध नहीं होता। इसका डेक्स्ट्रो और इसका मतलब लीवो रोटेटरी नहीं होता है। इस बात को दिमाग में बिठा दो अच्छे से। बस ये नोटेशंस है। जिस दिन उन्होंने ये नोटेशंस दिए थे, जैसे ABCD बनाने वाले ने कहा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अगर वो कह देते ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आज भी हम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना रहे होते। तो हमारे लिए बस नोटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस नोटेशन के तौर पर OH ग्रुप अगर एसिमेट्रिक सेंटर से राइट में है तो D, लेफ्ट में है तो हम उसे L कहेंगे। बस इतना सा है, इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी से कोई भी संबंध नहीं है। अब बात आती है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो उसका जो भी मिरर, मैंने यहाँ पे मिरर लगाया और इसकी मिरर इमेज बना रखी है। ये OH के सामने OH, फिर ये H और ये CHO, ऐसे ही दिखता है शीशे में। तो उसकी मिरर इमेज बनी है। अब मैं इसे उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो CHO ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, लेकिन OH के ऊपर H आएगा और H के ऊपर OH आएगा, तो इसे कंप्लीटली ढक नहीं पा रहा। तो ढक नहीं पा रहा तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज है। पर आप इस तरीके से भी मत जाना। आपके लिए बस एक कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा एब्सेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल में ये चीज़ एब्सेंट होनी चाहिए। वैसे तो SN और I, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर भी एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन 90% केस इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं सिग्मा पे ही फोकस कर रहा हूँ। BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो सिग्मा ही काफ़ी है। अदरवाइज हम जब क्वेश्चंस पे बात करेंगे तो हम शायद इनको भी आपको बता देंगे। फिलहाल प्लेन ऑफ सिमेट्री उसे कहते हैं, जैसे सपोज ये बोर्ड है, अगर मैं इसे बीचों बीच से काटूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। ये एक बॉडी है, इसे मैं बीचों बीच से काट दूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में टूट जाना होता है। तो इसका मतलब इस बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इस वाले मॉलिक्यूल को आप यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कहीं से भी काटो, तो ये 2 इक्वल पार्ट में कभी भी ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब इसमें सिग्मा एब्सेंट है। और जब सिग्मा एब्सेंट होता है तो बात बस इतनी सी है कि जब सिग्मा एब्सेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल कायरल होता है, वो मॉलिक्यूल कायरल होता है, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। उसका मिरर इमेज जो भी बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोज होगा, क्योंकि मिरर इमेज तो हर किसी चीज़ का बन जाएगा। हर किसी चीज़ का मतलब गंदी सी शक्ल वाले इंसान के आगे भी शीशा रख देंगे तो उसकी भी मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज तो हर किसी का बन जाता है, लेकिन आपके पास वो सुपर इम्पोज है या नॉन सुपर इम्पोज है, कंडीशन है ये सिग्मा एब्सेंट होना चाहिए। कई यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बताई है कि वही कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं जिसमें सिग्मा एब्सेंट होता है। ये बात ध्यान रखनी है।
अब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा एब्सेंट है तो ये कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, नॉन सुपर इम्पोज भी है। काफ़ी सारे टीचर्स तक भी इस बात को कहते हैं कि एसिमेट्रिक सेंटर को ही कायरल कहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता, जरूरी नहीं है। एसिमेट्रिक सेंटर के साथ सिग्मा एब्सेंट होगा तो वही आपका कायरल होगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो अकायरल भी बनेंगे थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे, पर सिग्मा एब्सेंट होगा तो वही मॉलिक्यूल कायरल होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा या प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, जो भी इसका मिरर इमेज बना है वो नॉन सुपर इम्पोज है। अब जब इतनी बातें पता चल गई तो अब ये पता लगाना है कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो रोटेटरी है। वो कैसे पता चलेगा? तो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी हम मॉलिक्यूल को देख के कभी भी नहीं बता सकते, किसके पिताजी में दम नहीं है। वहाँ से सपोज प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है तो एक पोलिरोमीटर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पोलिरोमीटर टेलीस्कोप टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, पोलिरोमीटर कहते हैं जिसको। तो आपने उस इंस्ट्रूमेंट से देखा तो आपको लाइट दिख रही है, आपने इंस्ट्रूमेंट साइड रखा, एक बीकर में या किसी भी सिस्टम में आपने मॉलिक्यूल लिया, कंपाउंड लिया और लाइट के पाथ में रख दिया। अब आपने फिर से इंस्ट्रूमेंट उठा करके देखा तो फिर से आपको लाइट दिखना बंद हो गया, क्योंकि उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड ने लाइट को घुमा दिया। तो कितना घुमाया? यहाँ पे कुछ एंगल्स लगे होते हैं तो आपको यहाँ पे घुमाना होता है, उसको रोटेट करना होता है, फिर आपको कुछ एंगल पे लाइट दिखने लगी। राइट साइड घुमाने पे लाइट दिखी, इसका मतलब उसने राइट घुमा दिया। लेफ्ट साइड घुमाने पे लाइट दिखी तो इसका मतलब उस कंपाउंड ने या मॉलिक्यूल ने लेफ्ट साइड घुमा दिया। तो लेफ्ट घुमाया या राइट घुमाया वो इस एक्सपेरिमेंट टेक्निक से पता चल पाता है। और कितने एंगल पे घुमाया, तो यहाँ पे एंगल्स लगे होते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, पर वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट से होता है, देख के हम कभी नहीं बता सकते। अगर किसी बुक में डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी लिखा है तो इसका मतलब उसने प्रैक्टिकल करने के बाद वो चीज़ लिखी है। तो ये डी और ये एल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो रोटेटरी है। ये बात एक बीएससी थर्ड ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, डी ग्लूकोज लीवो रोटेटरी होता है क्यों? क्योंकि हमने उस समय भी तो यही पढ़ा था कि डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन वो बहुत गलत बात थी, क्योंकि डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट घुमा रहा होगा इसलिए वो लीवो रोटेटरी है। इस तरीके का जवाब हम दे सकते थे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और बना देता हूँ। कंडीशन बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की। बाकी हम बिल्कुल मैंने नीचे इस तरह से बेस से मैंने आपको ये बात समझा दी है। अब एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं, जैसे आपके पास CHO और यहाँ पे हम एक टॉपिक और भी कवर कर रहे हैं, DL नोटेशन। अभी आपको बताया कि अगर OH ग्रुप लेफ्ट होता है तो L और राइट होता है तो D कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पहले से भी जानते रहे होंगे, नहीं जानते तो ये ग्लूकोज है। अब एक एग्जांपल आप यहाँ देखो, स्टीरियो आइसोमर है ये, और स्टीरियो आइसोमर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं आपके सामने। और इस स्ट्रक्चर में आप देखो CHOH 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 और उसी का मिरर के सामने वही स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये चार एसिमेट्रिक सेंटर है, इसमें 4 एसिमेट्रिक सेंटर है, चारों की वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी है। देखिए चारों के चारों एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं। तो OH ग्रुप राइट भी है लेफ्ट भी है, तो इसको क्या कहें? तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि OH राइट है, इसको D कहूँ या L कहूँ, तो ऐसी स्थिति में सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक सेंटर को देखते हैं। तो OH ग्रुप राइट साइड है तो इसका नाम होता है आपका D ग्लूकोज। OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो इसको कहते हैं आपका L ग्लूकोज। तो DL नोटेशन ऐसे करे जाते हैं, OH राइट है तो D, लेफ्ट है तो L। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर आते हैं तो सबसे नीचे वाले पे फोकस करते हैं। तो D ग्लूकोज और L ग्लूकोज। अब देखो आप इस मॉलिक्यूल, दोनों ही मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है। C से ये जुड़े हैं, इस C से भी यही जुड़े हैं, बस 3D स्पेस में ये लेफ्ट में था, ये लेफ्ट, ये राइट में, ये लेफ्ट में, बस इतना सही फर्क है, लेफ्ट राइट का ही डिफरेंस है। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें लेफ्ट राइट ही तो लगा है, क्या फ़र्क पड़ता है, इधर उधर लगा दो। लेकिन क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ही बदल जाती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ग्लूकोन D खाते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, L वाला खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, इतना फ़र्क पड़ता है। उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि 3D स्पेस में जब वो बॉडी के अंदर जब जाते हैं और बॉडी के अंदर जाने पर वो जब रिएक्ट करते हैं तो उनके ओरिएंटेशन का बहुत मैटर कर जाता है, तो वो हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और दिखा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था आपके सामने इस वाले एग्जांपल में आपके पास 4 एसिमेट्रिक सेंटर है। आप इस मॉलिक्यूल को कहीं से भी काट दो
तो कहीं से भी कट करोगे तो ये कहीं से भी ब्रेक कर दोगे आप इसको, तो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा इस मॉलिक्यूल में भी एब्सेंट है। आप काट दो इसे, कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में नहीं कट पाओगे, तो सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जो भी इसका मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोज है। तो अब ये डेक्स्ट्रो है या लीवोरोटेटरी है वो मैं नहीं बता सकता, वो एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। अब इस पे आते हैं, एक एग्जांपल देखो, ये भी एक एसिमेट्रिक सेंटर है, ये भी एक एसिमेट्रिक सेंटर है। तो जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए, तभी वो कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन अगर आप इसको देखो तो अगर मैं इसे यहाँ से ब्रेक करूँ तो दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और साथ ही साथ प्लेन लाइट को घुमाएगा ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और साथ ही साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ एकाइरल है, और मिरर इमेज इसका जो भी बनेगा वो सुपर इम्पोज होगा, नॉन सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो जिसमें भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, एकाइरल और सुपर इम्पोज होते हैं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अब आप यहाँ देखो तो ये मॉलिक्यूल एकाइरल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? एकाइरल मॉलिक्यूल है, जबकि इसमें दो दो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। तो एसिमेट्रिक सेंटर होने से ही कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है ऐसा नहीं होता। एसिमेट्रिक सेंटर के साथ साथ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये एकाइरल मॉलिक्यूल है। तो एसिमेट्रिक सेंटर वाले ही कायरल होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे आपको जितने भी रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह थे ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड मैं आपको सारे ही यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। तो ऑप्टिकल के बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पर कोई नहीं, ये बड़ा टॉपिक है, इसको होना ही पड़ेगा इतना। बाकी हम ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल जो जेई लेवल या आईआईटी या नेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाते हैं। फिलहाल हमने बोला था इसके दो टाइप होते हैं, पहला ऑप्टिकल और दूसरा ज्योमेट्रिकल। तो हम ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल को मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि ज्योमेट्रिकल किसे कहते हैं। शर्त ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे नेसेसरी नहीं है पर जनरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे वो तो हम तब कवर करेंगे। और दो सेम ग्रुप होने चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए और दो सेम ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सिस, अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस। लेकिन सिस ट्रांस के लिए भी आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ ले लेते हैं, देखो CH2 Cl2 CH2 Cl2। आप इस एग्जांपल को देखो तो पहली बात यह है कि एक ही कार्बन पर सपोज ये A, B और C और D, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, A B के बराबर और C D के बराबर, मतलब एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सिस ट्रांस कुछ नहीं होता या ज्योमेट्रिकल नहीं होता। ज्योमेट्रिकल का ही दूसरा नाम सिस ट्रांस है। अभी देखते हैं, फिलहाल एग्जांपल से समझते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप है, ये भी सेम है, कोई ज़रूरी नहीं है चारों सेम हो या दो दो सेम हो, दो सेम होने चाहिए। तो दो सेम ग्रुप होने चाहिए या दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसको क्या कह देंगे? सिस। और अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ये Cl है, ये क्लोरीन बहने हैं, और ये अपोजिट साइड है तो इसको हम क्या कह देंगे? ट्रांस कह देंगे। तो एक सिस है और दूसरा आपका क्या है? ट्रांस आइसोमर है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसको। और आपके पास अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये Cl ले लिया और ये Br ले लिया, तो हमने यही वाला एग्जांपल यहाँ पे भी ले लिया। आपके पास H और यहाँ पे एक तरफ Cl और एक तरफ Br, तो सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये आपका सिस है, और ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये आपका ट्रांस है। तो सिस ट्रांस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। तो यही इस तरीके से हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। अब इसे देखो, अगर आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है H और ये Cl और ये Br, तो आपको लगेगा सेम ग्रुप सेम साइड है, तो एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। या अगर इस तरीके का पूछ ले तो आपके पास सेम ग्रुप सेम साइड भी है और अपोजिट साइड भी है, अलग अलग कार्बन पर भी हैं, लेकिन एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप है। तो इसका आंसर बस हम ये कह देंगे, हमें नहीं पता तो खुद कर ले, बस इतना सा करना है कि आपके पास अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप होने चाहिए, लेकिन अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, लेकिन एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ये पहली शर्त थी।
तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, अलग अलग कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होने चाहिए, वो सेम साइड होते हैं तो सिस, अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस। इस तरीके से हम जो, और इन दोनों आइसोमर को देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इन दोनों के, कनेक्टिविटी भी सेम है, C से HCl जुड़ा है, HCl जुड़ा है, HCl जुड़ा है, HCl जुड़ा है, कनेक्टिविटी भी सेम है, बस 3D स्पेस में ओरिएंटेशन पलट गया। तो ओरिएंटेशन पलट जाता है तो यही आपके स्टीरियो कहलाते थे, और उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, जैसे ये है, इसको डेकलिन करके कहते हैं, तो यहाँ पे H लगा हुआ है, ये H है और ये भी H है। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से 2 सेम ग्रुप अबव द प्लेन है, डार्क का मतलब होता है अबव द प्लेन, सेम साइड है। और अगर ये ऐसा बना है तो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सिस एक ऊपर है तो नीचे डॉटेड लाइन का मतलब बिलो द प्लेन है, तो ये आपके ट्रांस, ये भी एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इसमें जबकि डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो मैंने कहा था इसको सिसॉइड कहते हैं, सिसॉइड, सिसॉइड कहते हैं, और इसको एस ट्रांसॉइड कहते हैं। एस यहाँ पे मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड सिसॉइड, और सिंगल बॉन्डेड ट्रांस पोजिशन पे लगे हुए अपोजिट साइड में, तो एस ट्रांसॉइड कहते हैं। तो होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो पाई होगी। मैंने आपको ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल सारी चीज़ें जितनी थी मैंने आपको लगभग सभी कवर कर दी हैं, तो होप आपको ये क्लियर हो पाया होगा। बाकी ये हमारी काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है, पहली वीडियो काफ़ी बड़ी बनी है 35, और बाकी हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, कल ही पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।